नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद सुंदर में स्वागत है। आज हम टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें नाम आता है अर्पित कुमार का। अर्पित कुमार की 2023 में 136 रैंक आई है। ये इनके मोबाइल नंबर, ये कॉपी इन्होंने दृष्टि में जो प्रैक्टिस टेस्ट लिखा था उसकी है। अगर ये कॉपी चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है स्टडी विद सुंदर, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगी। मोबाइल नंबर इनके ये हैं। किसी को बात करनी है भाई, कोई कैसे तैयारी करनी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। मीडियम इनका हिंदी है और सेंटर इनका मुख्य नगर दिल्ली में था और इन्होंने ये 23/6/2023 को पेपर लिखा था। इनके यूपीसी रोल नंबर ये हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर दृष्टि के अंदर ये थे। इनकी कॉपी चेक कॉपी है, 100 नंबर आए थे 250 में से। ये आप नंबर देख सकते हो, 4.5 4 इस प्रकार मूल्यांकन किया गया था। दृष्टि में इस टाइम मैं भी कॉपियाँ चेक कर रहा था, कई लड़कों को मैंने भी कॉपी चेक की है। इन्होंने सुझाव दिया है कि आपके सभी प्रश्न लिखने का प्रयास सराहनीय है। आपने जो सभी प्रश्न लिखे, संदर्भ इनकी अच्छी है, मतलब जो टॉपिक स्टार्ट होता है संदर्भ अच्छा है। परिचय दक्षता भी बहुत अच्छा है। विषय वस्तु की समझ ठीक है किंतु थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। कंटेंट की कमी बता रहे हैं। भाषा का प्रवाह ठीक है और प्रस्तुतिकरण अच्छा है। निष्कर्षतः थोड़ा और उनमें करें, मतलब जो प्रस्तुतिकरण अच्छा है लेकिन और भी बेहतर कर सकते हैं। अब इनके द्वारा लिखे गए क्वेश्चन को और चेक की गई कॉपी की देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संवैधानिक योजना की ब्रिटिश संविधान से तुलना कीजिए। ब्रिटिश संविधान से भारत के जो संवैधानिक योजना है उससे तुलना करनी है। तो इन्होंने बोला है भारत तथा ब्रिटेन दोनों संसदीय लोकतांत्रिक देश है, परंतु दोनों के अपने विशिष्ट लक्षण है दोनों ही संसदीय हैं। जैसे विधायिका में क्या है, विधायिका मतलब जो कानून बनाती है। समानता तो ये है कि द्विसदनीय तथा शक्ति पृथक्करण की जगह शक्ति संतुलन है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव में प्रणाली में हमारे भी चुनाव होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा लाएगा उतने में जीतेगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इस सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा है कि द्विसदनीय मतलब राज्यसभा और लोकसभा कह सकते हैं। मतलब शक्ति पृथक्करण की जगह शक्ति हमें संतुलन है तीनों में, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में। असमानता क्या है कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च, वहीं भारतीय संसद संविधान से संबंधित है। मतलब यहाँ संविधान सर्वोच्च है, वहाँ पर संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सिर्फ निम्न सदन से, भारत में किसी भी सदन से, राज्यसभा से भी आ सकता है। और भारतीय उच्च सदन ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। भारत का जो उच्च सदन है वो ब्रिटेन की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली है। अब इन्होंने क्या लिखा है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, तो वही संविधान संबंधित तो संविधान की सर्वोच्चता जिनको ठीक किया इन्होंने। और यहाँ तक कि 6 माह तक किसी भी सदस्य न होने पर भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अच्छा, ये बोलते हैं भाई भारत में 6 महीने तक किसी को भी मंत्री और प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, जो कि ब्रिटेन में पॉसिबल नहीं है, इन्होंने बोला है। अब कार्यपालिका के स्तर पर बोले समानता न समानता देखेंगे तो प्रधानमंत्री सरकार वास्तविक कार्यपालक है। इन दोनों में समानता ही है, प्रधानमंत्री है, वहाँ पर राष्ट्रपति यहाँ पर, और वहाँ पर जो रानी होती है वो नॉर्मल की नाम मात्र की। असमानता है ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र का उपबंध, ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ कानूनों की जिम्मेदारी नहीं है। अब न्यायपालिका के क्षेत्र में क्या समानता असमानता है। भारत में संविधानवाद होने से न्यायपालिका अधिक मजबूत है, वहाँ पर ब्रिटेन में कम है क्योंकि संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन में कॉमन लॉ न्यायपालिका का आधार है। ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय का नवीन गठन। ब्रिटेन तथा भारत संविधान की उपस्थिति और संवैधानिक राजतंत्र जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर एक दूसरे से विशिष्टता प्रकट करते हैं। अच्छी राइटिंग है, बढ़िया नंबर दिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि संविधानवाद की अवधारणा चर्चा कीजिए तथा भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में से किस प्रकार लागू किया जाता है। संविधानवाद की अवधारणा की चर्चा करनी और भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में से किस प्रकार लागू किया जाता है बताना है। कि संविधानवाद से तात्पर्य संविधान के उपबंधों का संरक्षण करना, संवैधानिक नैतिकता का पालन करना और संविधान के अतिक्रमण न करने से संबंधित है। अब ये संविधानवाद बताएंगे तथा लोकतांत्रिक प्रणाली से किस प्रकार लागू किया जा सकता है वो भी बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन, तो पहला है संविधानवाद। संविधानवाद बोले तो बहुमत प्राप्त दल द्वारा सरकार का गठन, अनुच्छेद 78 में बताया गया है। वेरी गुड। विधि की उचित प्रक्रिया का पालन 21 में है अनुच्छेद।
विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 है। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा बंधुत्व जैसे मूल्यों का संरक्षण और मूल अधिकारों का हनन न करना, संसद द्वारा विधायी अतिक्रमण न करना, ये तो हो गई संविधानवाद। और लोकतांत्रिक प्रणाली से किस प्रकार लागू किया जाएगा, अब इसके बारे में चर्चा होगी। भारत में संविधानवाद का पालन निम्न उपबंध प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, जैसे सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्ति संतुलन, चेक एंड बैलेंस द्वारा, स्वतंत्र नियामक निकायों की स्थापना जैसे चुनाव आयोग आर्टिकल 324, CAG कैग 148, वित्त आयोग 280, न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का अधिकार देकर, बिल्कुल, लिखित संविधान संविधान की अस्पष्ट व्याख्या के अवसरों को कम करता है, वेरी गुड, और संविधान भी लिखित है। और मूल ढांचे के माध्यम से संसद की संविधायी शक्ति पर तार्किक प्रतिबंध। हालांकि भारत में संविधानवाद की सशक्त परंपरा रही है, किंतु नागरिक राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से इसे और मजबूत किया जा सकता है। इन्होंने संशोधन और क्या बताया कि भाई संसद की आर्टिकल 368 से संशोधन की सीमित शक्ति है, ये भी संविधानवाद कैसे लागू करेंगे इनके बारे में बताया गया। बहुत अच्छा लिखा है और इनको 10 में से 4 नंबर आए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि राज्यपाल, निर्वाचित राज्यपाल की अपेक्षा मनोनीत राज्यपाल के पीछे के औचित्य की जांच कीजिए। भाई राज्यपाल को तो हम भारत में क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं ना, तो मनोनीत क्यों करते हैं, ये कारण पूछा हुआ। मनोनीत करने का कारण क्या है, तो नॉर्मल है, मैं आपको जैसे बता देता हूँ। जैसे कि राज्यपाल का कोई बड़ा पद नहीं होता है। अगर राज्यपाल अगर निर्वाचित होगा ना, तो मुख्यमंत्री से उसकी लड़ाई हो सकती है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि राज्यपाल तो नाम मात्र का होता है, इसलिए इसमें चुनावी खर्च भी होता है, समय भी लगता है इसको चुनने में, ठीक है। और एक बात है कि राज्यपाल केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, और अगर ये निर्वाचित होंगे तो ये मनमानी करेंगे और फिर वो कड़ी टूट जाएगी। 4-5 पॉइंट थे मुख्यतः कि भाई राज्य के ऊपर केंद्र का थोड़ा नियंत्रण रहे, हमारी संघीय व्यवस्था, लेकिन केंद्र थोड़ा सशक्त रखने की बात अम्बेडकर ने की थी, इसलिए राज्यपाल नाम का पद सृजित किया था, और इसलिए राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित नहीं किया जाता है। लेकिन आज अब इसकी बहस बहुत तेज हो गई है कि राज्यपाल निर्वाचित होना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल एक तरह से केंद्र की कठपुतली है जो कि राज्यों के ऊपर नियंत्रण करती है। तो 2-4 नेगेटिव, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट नेगेटिव बता के और फिर लास्ट में पॉजिटिव रूप से खत्म किया जा सकता है। इन्होंने क्या लिखा है, संयुक्त राज्य के विपरीत कनाडा की भांति भारत में मनोनीत राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का प्रावधान है। राज्यपाल मनोनीत राज्यपाल की प्रावधान के पीछे तर्क क्या है कि विधानसभा की बहसों के अनुसार निर्वाचित राज्यपाल राज्य में मुख्यमंत्री की समानांतर शक्ति स्रोत का कार्य करेगा, जो अंततः टकराव का कारण बनेगा, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने क्या बोला, राज्य और केंद्र के बीच संतुलन बनाने में के लिए इन्होंने लाए थे। राज्यपाल की भूमिका को देखते हुए उनका निर्वाचित होना आवश्यक नहीं लगता, क्योंकि राज्यपाल राज्य का औपचारिक पद मात्र है, अतः निर्वाचन वह भारत की लोक निधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, वही वह वाली बात होगी। राज्यपाल का निर्वाचन में संलग्न होना उनके कार्यों की गरिमा तथा तटस्थता को भी प्रभावित करेगा। इन्होंने एक और दिया है व्यू कि राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति की स्थापना, एजेंट के रूप में कार्य करना, ठीक है। हालांकि भारत में मनोनीत राज्यपाल की व्यवस्था निम्न चुनौतियों को जन्म देती है। केंद्र द्वारा राज्यपाल के पद का दुरुपयोग, राज्यपाल द्वारा तटस्थता का अनुरक्षण न करना और राज्यपाल की बर्खास्ती के निश्चित आधार न होना। आगे की राह क्या बोला कि राज्यपाल की नियुक्ति सीमित इकदार होना चाहिए, नियुक्ति के स्पष्ट मानदंड होने चाहिए, बर्खास्ती में संसद की भूमिका होनी चाहिए। राज्यपाल भारतीय संघीय व्यवस्था की क्रांतिक कड़ी है, अतः उनके पद की गरिमा हेतु चयन पत्ती में सुधार किए जाने चाहिए। अच्छा निष्कर्ष दिया है। अब क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के महत्व को उजागर करते हुए इसकी संवैधानिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। प्रस्तावना का कुछ महत्व होगा। प्रस्तावना का क्या महत्व है, देखो, एक तो फ्रांस के संविधान से लिया हुआ समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, एक समाजवादी मॉडल है, पंथ निरपेक्ष जो मॉडल है समाजवादी, वो रूस से लिया गया है, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा की बात की गई, समान अवसरों की बात की गई है। तो ये है प्रस्तावना का महत्व को उजागर करके इसकी संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करनी।
कि संविधान में इसकी स्थिति क्या है, इसमें कैसे संशोधन होंगे, किस प्रकार संशोधन किए जाएंगे, कितने की, इस प्रकार की बातें होगी इसमें। भारतीय प्रस्तावना पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है तथा पालकीवाला के अनुसार ये संविधान का परिचय पत्र है। जैसे आपका परिचय पत्र होता है वोट देने के लिए, वैसे ही ये पालकीवाला ने इसको बोला है कि परिचय पत्र है। प्रस्तावना का महत्व क्या है? भारत की प्रकृति को स्पष्ट करना। प्रस्तावना भारत को संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। शक्तियों का स्रोत है। भारतीय जनता संविधान की शक्तियों का स्रोत घोषित करती है। जनता को संविधान के बारे में जानकारी देता है। संविधान पूर्ण होने की तिथि को स्पष्ट करता है। पूछा क्या हुआ है कि संविधान प्रस्तावना के महत्व को उजागर करते हुए इसकी संवैधानिक स्थिति और न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या में सहायक है। संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को स्पष्ट करती है, संविधान का जो निर्माण किया है, और सरकार की नीतियों हेतु मार्गदर्शन का कार्य करती है। ये तो है इसका महत्व। प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति बहस का एक विषय रही है। जहाँ बेरूबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, वहीं केशवानंद भारती तथा आईसी वाद में इसे संविधान का भाग माना है। वर्तमान स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, किंतु इसका स्वतंत्र विधिक प्रभाव नहीं है। स्वतंत्र कानूनी प्रभाव कुछ भी नहीं। प्रस्तावना संविधान की हृदय व आत्मा होने के नाते संविधान का आवश्यक हिस्सा है। अभी क्या लिखा? अनुच्छेद 368 के से प्रस्तावना में संशोधन संभव है। एग्जाम्पल 42 में संविधान संशोधन बताना था। ठीक है। भारत का संविधान एक बंद और स्थिर नियम पुस्तिका नहीं अपितु एक जीवन दस्तावेज है। इस प्रकार मैंने आपको इनकी कॉपी के बारे में जानकारी दी। ये कॉपी स्टडी विद सुंदर मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके आप प्राप्त कर सकते हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।